हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल आर के सिविल सर्विसेज स्टडी पॉइंट में। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण और अहम खबरों की, जो कि आपके लिहाज से काफ़ी खास हो सकती हैं, इसलिए लास्ट तक देख लीजिएगा। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ यूपीसीईटी की नई प्रस्तावित तिथि अब जो है 15 जून है। कोरोना और बोर्ड परीक्षा की वजह से बढ़ाई तारीख। प्रवेश परीक्षा में बायोटेक व बीटेक एजीबी शामिल अभ्यर्थी अब 10 मई तक कर सकेंगे आवेदन। इस बार दाखिला प्रक्रिया लगभग 1 माह देरी से शुरू हुई। इसके कुछ दिन बाद कोरोना संक्रमण भी तेजी से बढ़ने लगा। सूत्रों का कहना है ऐसे में यूपीसीईटी के लिए अपेक्षित आवेदन नहीं मिल पा रहे, इसलिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल से बढ़ाकर 10 मई कर दी गई। अभ्यर्थी इस दिन तक बिना विलंब शुल्क के एनटीए और एनआईसी की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें साथ ही कि मौजूदा हालात में अगर सुधार नहीं हुआ तो 15 जून को भी प्रवेश परीक्षा कराना आसान नहीं होगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल इंस्टीट्यूट के प्रवेश समन्वयक प्रोफेसर सुबोध वौरिया ने बताया कि बीटेक कॉमन व बीटेक बायोटेक और बीटेक एग्रीकल्चर की आर्ता मिलती जुलती है, इसलिए इन कोर्सों को भी यूपीसीईटी में शामिल कर आवेदन लिए जा रहे हैं, जिससे इन कोर्सों में भी प्रवेश दिया जा सके। तो ये संबंधित खबर आप पूरी देख सकते हैं यहाँ। और कोरोना से बेपटरी हुई शिक्षा व्यवस्था, बच्चों को डिजिटल कंटेंट पहुंचाएगा शिक्षा विभाग। बहुतायत बच्चों के पास संसाधन का अभाव, तो ये बात तो है ही, बहुत बेपटरी हुई है शिक्षा व्यवस्था। और ऑनलाइन जो माध्यम है, लेकिन उसका वो असर नहीं दिखता जो ऑफलाइन का रहता है। विद्यालय बंद हैं, बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप पर बच्चों को कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वह घर पर रहकर पढ़ाई कर सकें। साथ ही अन्य संसाधनों के माध्यम से बच्चों को बेहतर शिक्षा दी जाएगी। मतलब अगर वहाँ डिजिटल माध्यम के बेहतर संसाधन नहीं है तो अन्य माध्यमों को भी अपनाया जाएगा। और लिखा है कि अगर देखिए ये नीचे लिखा है, बहुतायत बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास मोबाइल तक नहीं थे, उन्हें ऑफलाइन या फिर दूसरे माध्यम से पढ़ाई की भी तैयारी की जा रही है। डिजिटल कंटेंट के साथ साथ सभी बच्चों के हाथों में पाठ्य पुस्तकें हों, इसके लिए निर्देश जारी किए जा चुके हैं। जल्द से जल्द सभी बच्चों को किताबें मिल सकें, इसके लिए स्कूलों तक किताब पहुँचाने की गाइडलाइन भेजी गई थी। स्कूल के शिक्षक और क्लास बार बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया जा रहा है। और जो है यूपी में आज जो है तीसरे चरण का पंचायत चुनाव आज है। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान सोमवार को होगा। इसमें 20 जिलों के करीब 2.14 लाख सीटों पर 3.52 लाख से अधिक उम्मीदवारों का फैसला होगा। इसके लिए 55 कंपनी पीएसी और 10 कंपनी अर्धसैनिक बल की तैनाती की गई है। चुनाव आयोग के अनुसार 15 अप्रैल को संपन्न पहले चरण के चुनाव में 71% मतदान दर्ज किया गया, जबकि 19 अप्रैल को दूसरे चरण में 71% से अधिक मतदान हुआ। तो ये बात है कि पंचायत चुनाव तो होना ही है और इस पर रोक लगाने की कोशिश की गई और याचिका भी दायर की गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। चुनाव तो संपन्न हो ही चुके हैं और बस एक चरण और बाकी रह जाएगा, फिर वो भी हो ही जाएगा। लिखा है बंगाल 7वें चरण की 34 सीटों पर मतदान आज, तो ये वहाँ भी चुनाव है। देखिए कोरोना की दूसरी लहर के बीच पश्चिम बंगाल में सोमवार को विधानसभा चुनाव के 7वें चरण में 34 सीटों के लिए मतदान होगा। तो ये आप पूरी खबर यहाँ देख सकते हैं। तो यानी कि पंचायत चुनाव और यहाँ बंगाल में चुनाव लगातार जारी हैं और इस बीच जो कार्य सरकार चाह रही है वो कार्य होंगे ही। ऐसा नहीं है कि सारे कार्य ठप हो गए हैं, बहुत कार्य ऐसे हैं जो लगातार जारी हैं और सरकार उन पर तेज़ी भी दिखा रही है। भाई इलेक्शन ईयर है तो सरकार बहुत तेज़ी दिखाएगी ही और हर कार्य पर तवज्जो देगी। और उसी तरीके से हम लोगों को भी अपनी डिमांड कम नहीं करनी है, मांग लगातार रखनी होगी, बुलंद रखनी होगी आवाज़। एलटी की बात कर रही हूँ मैं, जो काफ़ी परेशान है एलटी पोर्टल के लिए, तो उसमें आवाज़ बुलंद रखिए और लगातार संघर्ष करिए, तभी कुछ होगा, वरना तो फिर सरकार तो भूल ही जाएगी और सरकार को भी थोड़ा सा फ्री रहने का टाइम मिल जाएगा। हम लोग अगर लगातार आवाज़ बुलंद रखेंगे तो थोड़ा सा शायद सरकार सुने। और देखिए ये खबर है यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से, बेरोजगारों की भीड़ में योग्य की दरकार। पीसीएस, आरओ, एआरओ सहित अन्य प्रमुख भर्तियों में खाली रह गए पद। तो काफ़ी ऐसा होता है
ऐसा होता ही है कि अगर किसी का एक जगह सिलेक्शन हुआ और उससे उच्च जगह फिर से सिलेक्शन हो गया, तो मतलब इंसान वो सीट छोड़ेगा ही। तो इस तरीके से जैसे कि इसमें देख रहे हैं आप, पीसीएस 19 में 19 पद खाली हैं, पीसीएस 2020 में 11 पद खाली, आरओ आरओ 16 में 43 पद खाली, सहायक सांख्यिकी अधिकारी में 15। और इस तरीके से आप लगातार देख सकते हैं जेई 2013 सिविल अभियंत्रण में 480 पद खाली, राजकीय मेडिकल कॉलेजों में जो है योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले, ये इस तरीके से आप देख सकते हैं लगातार। और डाइट प्रवक्ता उर्दू के 5 पद खाली, राजकीय मेडिकल कॉलेज के तहत सहायक आचार्य रेडियो डायग्नोसिस के 23 पद खाली। तो यहाँ अगर हम बात करें पीसीएस की आरओ की, यहाँ देखिए आप आरओ 16 में 43 पद खाली। तो इस तरीके से वेटिंग लिस्ट की मांग रखी जाएगी। यूपीपीएससी अध्यक्ष के समक्ष मांग के रखेंगे प्रतियोगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष संजय श्रीनेत के कार्यभार ग्रहण करने का इंतजार प्रतियोगी बेसब्री से कर रहे हैं। श्रीनेत के आते ही प्रतियोगियों का प्रतिनिधित्व मंडल उनसे मिलकर अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन देगा, जिसमें आयोग की कार्यप्रणाली में बदलाव व सीबीआई जांच को तेज करने का मुद्दा अहम होगा। तो इसमें कार्यप्रणाली में बदलाव और सीबीआई जांच को तेज करने का मुद्दा अहम होगा। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति आयोग की 2013 से 16 तक समस्त भर्ती परीक्षाओं व परिणामों की जांच कर रही सीबीआई की सुस्त प्रक्रिया के खिलाफ लगातार आवाज़ उठती रही। अब उसे नए अध्यक्ष के समक्ष भी रखा जाएगा। तो यहाँ संबंधित खबरें आप देख सकते हैं। और इसके अलावा महिला आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश की महिलाओं को देने, मुख्य परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन करने वालों को कम से कम 10% लोगों को बुलाने, हिंदी माध्यम की कॉपी उसी के विशेषज्ञ शिक्षक से जचवाने, अभ्यर्थियों की कॉपी देखने की ऑनलाइन व्यवस्था करने, हर भर्ती की परीक्षा की प्रतीक्षा सूची जारी करने जैसी बातें भी रखी जाएंगी। ये बहुत अच्छी बात होगी अगर वेटिंग लिस्ट जारी कर दी जाए, हर जिस तरीके से पद खाली रह जाते हैं। तो ये सारी बातें, ये सारी मांगें रखने की तैयारी में है। बस ये है कि बहुत बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है कि जो है जल्द से जल्द ये कार्यभार ग्रहण करें। तो इसी संबंध में मैं एलटी ग्रेड वालों से भी अपील करूँगी कि ये हम लोगों की तरफ से भी जो है ये मांग रखी जाए कि हमारी सॉफ्ट कॉपी को जिस तरीके से उलझा रखा है उसे सर्वप्रथम जल्द से जल्द भेजा जाए, क्योंकि ये पहले से बहुत लेट हो चुकी है और उसमें बहुत ज़्यादा कार्य भी नहीं है, बस त्रुटि सुधार का कार्य है। तो हम लोग भी अपनी मांग रख सकते हैं और एक उम्मीद रख सकते हैं कि जो नए चेयरमैन साहब हैं वो कुछ अच्छा ही करेंगे। आगामी परीक्षाएं जिन लोगों को पीसीएस आरओ वगैरह देना है उन लोगों के लिए भी हो सकता है बहुत कुछ बेहतर हो, और काफ़ी लोगों को, सभी को उम्मीदें हैं इनसे। तो देखते हैं क्या कुछ करते हैं ये नया, लेकिन उम्मीद अभी सभी को है। हम लोगों को भी, एलटी वालों को भी बस इनसे बहुत उम्मीद है कि हमारा तो सॉफ्ट कॉपी वाला मामला सुलझ जाए जल्द से जल्द, जिससे कि पोर्टल खुल सके। तो बाकी आप यहाँ खाली पदों की संख्या यहाँ देख सकते हैं। अगली खबर की तरफ भर्तियों की जांच करने वाली एसआईटी टीम की रिपोर्ट को गृह विभाग द्वारा स्वीकार करने की चर्चा। सहकारिता भर्ती घोटाले में जल्द केस की तैयारी, ओएमआर सीट में हेराफेरी की गई थी। तो ये भी बात है, इसको देख लीजिएगा। 2012 से 17 के बीच की गई थी ये भर्तियां। सपा शासनकाल में 2012 से 2017 के बीच सहकारिता विभाग की संस्थाओं में बड़ी तादाद में भर्तियाँ की गई थी। प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद शिकायत मिलने पर मुख्यमंत्री योगी ने इन भर्तियों की जाँच एसआईटी को सौंपी थी। तो सहकारिता भर्ती घोटाले में जल्द केस की है तैयारी। और कोविड ड्यूटी नहीं करने वाले 56 अध्यापकों का वेतन रोका। 14 शिक्षा मित्रों के साथ 4 अनुदेशकों का मानदेय रोकने का निर्देश। तो ये यहाँ पूरी खबर देख सकते हैं आप लोग। और इस कोरोना के कहर में जस्टिस शांत नागौदर की पीठ ने यूपी की शिक्षकों की भर्ती को ठहराया था जायज़। तो इनका भी निधन हो गया इस कोरोना के काल में। और सबरीमाला मामले में 9 सदस्यीय संविधान पीठ का हिस्सा भी रहे थे ये। केरल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे, कर्नाटक में लोक अभियोजक रहे। तो ये बात है। और इनकी बेशकीमती साथी खोया, लिखा है हमें उम्मीद थी कि जस्टिस शांत नागौदर जल्द स्वस्थ होकर काम पर वापस आ जाएंगे, लेकिन निधन की खबर से बहुत धक्का लगा। हमने एक बेशकीमती साथी खो दिया, जज को खो दिया है, एनबी रमन सीजीआई ने कहा है ये। तो इनका भी निधन हो गया। और चुनाव ड्यूटी में संक्रमित होकर जान गंवाने वाले कर्मियों के परिवार को 50 लाख की दे सहायता। तो ये मांग उठ रही है। यूपी प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने प्रदेश सरकार से की मांग। तो ये लगातार मांग उठ रही है। लिखा है देखिए
कि जो है दर्जनों की जान चली गई। संघ पदाधिकारियों का कहना है कि चुनाव के दौरान कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। इसका खामियाजा चुनाव में लगे शिक्षकों, शिक्षा मित्रों व अन्य कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है। चुनाव प्रशिक्षण से चुनाव संपन्न होने तक हर जिले में सैकड़ों शिक्षा मित्र कोविड-19 से संक्रमित हुए। संघ पदाधिकारियों ने सरकार से मृतक शिक्षकों, शिक्षा मित्रों व कर्मचारियों के परिवार को 50-50 लाख रुपए की आर्थिक सहयोग देने की मांग की है। लघु बचत योजनाओं से निकासी करते हैं तो देना होगा टीडीएस। संकट में वित्तीय ज़रूरतें पूरी करने के लिए पीपीएफ और एनएससी जैसी योजनाओं से निकाल सकते हैं पैसे, और 5% तक टीडीएस का करना पड़ सकता है भुगतान। और बैंक एफडी 40,000 से ज़्यादा ब्याज तो टीडीएस बचने के लिए हर साल भरे रिटर्न। तो ये संबंधित खबरें भी आप यहाँ जान सकते हैं। नियम भी लिखा हुआ है, जाने क्या है। और 18 पार को कोविन पर पंजीकरण के बाद ही टीका, तो कोविन पर पंजीकरण कराना होगा तब उसको टीका लगेगा। दूसरी लहर में 15 मई तक यूपी बन जाएगा हॉट स्पॉट, यानी कि 15 मई तक स्थिति अभी हम लोगों को संकट की ही है और सामना करना पड़ेगा, लेकिन समझदारी से काम लें, सावधानियां बरतें। बहुत बड़ी कंडीशन नहीं आएगी, बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आएगी, बस ये सावधानियां बरतें। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी आफत है, बस ये है कि हम लोगों को बचाव करना है, खुद से अपना परहेज़ करना है और बस दूसरों को बचाना है। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, ये परेशानी भी टल ही जाएगी। वैक्सीन के लिए कच्चा माल देने को अमेरिका तैयार, झुके बाइडन। भारत व अमेरिका के एनएसए की वार्ता में हुआ फैसला, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, यूरोपीय संघ से भी जल्दी पहुंचेगी मदद। और कोरोना के जो है इस नए तूफान से भी जल्दी उबर जाएंगे, मोदी जी का कहना है। और सितंबर में पहली लहर का पीक देखा था, उसी तरीके से अप्रैल दूसरी लहर ने डराया, लेकिन इनका कहना है मोदी जी का कि बहुत जल्द इससे भी उबर ही जाएंगे। और यूपी ने मंगाई 1 करोड़ वैक्सीन, मुफ्त टीकाकरण। दोनों स्वदेशी निर्माता कंपनियों को 50-50 लाख वैक्सीन का ऑर्डर। तो मुफ्त टीकाकरण, दोनों स्वदेशी निर्माता कंपनियों को 50-50 लाख वैक्सीन का ऑर्डर। सरकारी अस्पताल में बेड नहीं तो निजी में कराएं इलाज, खर्च जो है सरकार उठाएगी। लखनऊ को जल्द मिलेगी नई दवा बिरोफिन। और पूर्व विश्वविद्यालय जौनपुर यानी कि बीएड एमएड परीक्षा के आवेदन की तिथि बढ़ी। परीक्षा की तिथि विश्वविद्यालय प्रशासन बाद में घोषित करेगा। तो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के सत्र 2020-22 के बीएड एमएड बीपीएड प्रथम सेमेस्टर संस्थागत भूतपूर्व और कैरी फॉरवर्ड परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि में फेरबदल किया गया है। परीक्षा नियंत्रक वीएन सिंह ने कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए परीक्षा के लिए आवेदन करने की तिथि जो है बढ़ा दी गई है। छात्र अब नई तिथि के हिसाब से परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे। तो ये संबंधित खबरें भी आप यहाँ देख सकते हैं। और IIIT और NIT में परीक्षाएं होंगी ऑनलाइन। दोनों संस्थानों में 2020 से ऑनलाइन पढ़ाई के साथ हो रही ऑनलाइन परीक्षा। तो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, IIIT एवं मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में बीते वर्ष की ही तरह अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं भी जो है अब ऑनलाइन होंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।